नमस्कार दोस्तों, विजय शक्ति में आपका स्वागत है। तो चलिए आगे अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। किसका? वही हीट वाला अपना जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ठीक, चलिए आगे उसके चलते हैं। तो कहाँ तक हो गया था? मुझे लगता है कि मैंने आपको लास्ट में परम शून्य ताप बताया था। अब उसके आगे चलते हैं। 19 क्वेश्चन में आपको बता चुका था। अब 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि गर्म करने से विस्तारण। विस्तारण का मतलब वही विस्तार, फैलना। केवल ठोस पदार्थ में होता है। पदार्थ का भार बढ़ा देता है, पदार्थ का घनत्व तो घटा देता है। सभी द्रव्यों और ठोस पदार्थों में समान दर से होता है। देखिए, अगर गर्म करेंगे आप तो कहता है विस्तार केवल ठोस में होता है, ऐसा नहीं है। द्रव भी कोई आप देखे होंगे कि गाढ़ा द्रव है, उसको आप गर्म कर देंगे तो वो विस्तार हो जाएगा उसका। वो मान लिया इतना में है तो इतने में फैल जाएगा। समझे? समझे कि नहीं? और गैस में भी होता है कि गैस के अणु क्या होते हैं और दूर दूर पहुंच जाते हैं। तो ये पहला तो इसमें ऑप्शन गलत है कि गर्म करने से जो विस्तार हो केवल ठोस पदार्थ में होता है। जी नहीं, द्रव और गैस में भी होता है। ठीक ना? गर्म करने से जो विस्तार होगा वो पदार्थ का भार बढ़ा देता है। मान लिया इतना है कोई चीज यहाँ, ठीक ना? अब इसको कह रहा है कि आपने गर्म कर दिया। ये कोई पदार्थ है, इसको आपने गर्म कर दिया। तो क्या ये बताइए, गर्म करने से क्या इसका भार बढ़ जाएगा? क्या नहीं बढ़ेगा। आप दूध गर्म करते हैं, मान लिया 1 किलो दूध आपने लिया। भाई किलो में तौलना है उसको, लीटर छोड़िए। 1 किलो आपने दूध लिया और उसको आपने गर्म कर दिया, तो क्या अब 2 किलो हो जाएगा? नहीं। तो ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी। पदार्थ का घनत्व तो घटा देता है, इस पर फोकस कीजिए। घनत्व तो बराबर होता क्या है? घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ये होता है घनत्व का फार्मूला। मैंने आपको क्या बताया कि अगर किसी चीज को गर्म करेंगे तो फैल जाएगी। फैल जाने की मैंने यहां पर आपको बताया था, इतना था, ये इतना हो गया। किसी भी चीज को अगर आप गर्म करेंगे तो फैल जाएगी, मैंने आपको बताया। फैल जाने का मतलब क्या है? फैल जाने का मतलब है कि उसका आयतन बढ़ गया। ठीक है ना? आयतन बढ़ गया। अच्छा ये बताइए, इस फार्मूले से आपको क्या पता चला कि घनत्व जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयतन के। इस फार्मूले से तो आपको ये पता चला ना जो है। तो अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा? घट जाएगा कि नहीं? तो देख लीजिए, वही तो कह रहा है ऑप्शन नंबर सी कि पदार्थ का घनत्व तो घटा देता है। विस्तारण का मतलब होता है गर्म करने से जो विस्तार हुआ किसी पदार्थ में, वो पदार्थ के घनत्व को घटा देगा कि नहीं? बिल्कुल घटा देगा, क्योंकि विस्तार होने से पदार्थ का आयतन बढ़ जाएगा और आयतन बढ़ने से क्या होगा? घनत्व तो घट जाएगा। बाकी पदार्थ की मात्रा जो है, पदार्थ के भार में कोई कहे कि भार बढ़ जाएगा, गलत बात है। चलिए, कह रहा है सभी द्रव्य और ठोस पदार्थों में विस्तारण समान दर से होता है। जी नहीं, हो सकता है कि गैस में ज्यादा हो सकता है। क्या गैस में ज्यादा होगा, द्रव में उससे कम होगा, ठोस में सबसे कम होगा। ठीक ना? तो ये कहना कि समान दर से होगा, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, कि गर्म करने पर क्या होगा? किसी पदार्थ का घनत्व जो है घट जाएगा। क्यों? क्योंकि विस्तारण होता है। विस्तारण होने का मतलब क्या है? आयतन बढ़ जाता है, और आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घट जाएगा। ठीक है भैया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? ये बर्फ है, बर्फ पिघल करके बन गई पानी।
ये बताइए, मैंने आपको बताया था कि जो बर्फ का आयतन होता है वो ज़्यादा होता है और पानी का आयतन कम होता है। मैंने आपको बताया था ना कि उतना आप पानी लीजिए, और ये पानी अगर मान लिया यहाँ पर 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी ये जम करके जब बर्फ बन जाएगा तो आप देखेंगे कि इस बर्फ का आयतन इस पानी से ज़्यादा होगा। मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसीलिए जो है सर्दी के दिनों में पानी के जमने से पाइप फट जाता है, बोतल फट जाती है, इस सब मैं आपको बताया था, क्योंकि बर्फ का आयतन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब बर्फ पिघलती है तब क्या होगा, बर्फ पिघल करके पानी बनेगी, ठीक है ना। और मैंने क्या बताया, बर्फ का आयतन जो होता है पानी के आयतन से ज़्यादा होता है, यानी कि पानी का आयतन क्या होता है, कम, और बर्फ का क्या होता है, ज़्यादा। यहाँ पर फोकस कीजिए, यानी कि जब बर्फ पिघल करके पानी बनेगी तो उसका आयतन क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। तो चलिए देख लीजिए, जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है, आयतन कम हो जाता है, यानी आयतन घटता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आयतन बढ़ता है क्या, नहीं, आयतन घटता है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। एक यहां पर क्वेश्चन दिया है ग्राफ का, देख लेते हैं। अभी पटाखे फोड़ रहे हैं, पता नहीं इनको कौन सी खुशी लगी है, भगवान जाने भैया। ये ऐसे बना हुआ है और ये कुल मिला करके ऐसे है। ये मार्कर नहीं चलता तो बड़ी गुस्सा लगती, ठीक। यहां दिया हुआ है समय, यहां दिया हुआ है तापमान, ठीक। ये है P, ये क्या है, Q, ठीक। ये है 0 0 और ये है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि समय की दृष्टि से, ये समय है और ये है टेम्परेचर, तापमान। दो द्रवों P और Q के ताप का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 100, और इधर है टेम्परेचर। उतार चढ़ाव इसमें दिखाया गया, ये ग्राफ एक दे दिया गया है, ठीक है ना। दो द्रव हैं, एक है P और एक है Q, ठीक। चलिए, तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि तापन प्रक्रिया में द्रव P द्रव Q की तुलना में सदा उष्णतर रहा है। ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा हो तो फिर ना बनाएं वीडियो, ये बनाने ही नहीं देंगे कि गधों को क्या कहा जाए। अभी दिवाली इनकी चल रही है, हाँ? क्या कह रहा है कि तापन प्रक्रिया में द्रव P द्रव Q की तुलना में सदा उष्णतर रहा है। कह रहा है कि जो लिक्विड, इतना वाइस आ रही है कि क्या बताऊं मैं। चलिए, कह रहा है कि जो लिक्विड P है इसका टेम्परेचर जो है हमेशा Q से ज्यादा रहा है, हमेशा Q से ज्यादा रहा है। चलिए देख लीजिए, यहां पर आप देखिए, और एक यहां पर देखिए, दो जगह पर आप देखिए। इस समय पर आप देखेंगे तो P का टेम्परेचर कितना है, इतना है, ये है इतना, ठीक है ना। और इस समय पर आप Q का टेम्परेचर देखेंगे तो कितना होगा, इतना होगा। यानी कि इस वाले केस में आप देखेंगे
तो आप पाएंगे कि Q का तापमान जो है P से ज़्यादा है। और यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है कि P का तापमान हमेशा Q से ज़्यादा होता है। इसमें कहाँ ज़्यादा है भाई? इस स्थिति में देख लीजिए, P का तापमान क्या Q से ज़्यादा है क्या? नहीं, P का तापमान तो Q से कम है। यहाँ कह रहा है हमेशा ज़्यादा होगा P का Q से। नहीं, यहीं पर देख लीजिए आप, जो है नहीं ज़्यादा है, यानी ये गलत है। तापन प्रक्रिया में दोनों ही द्रवों का ताप किसी भी समय एक सा नहीं रहा है। इस पॉइंट पर आप देख लीजिए, इस पॉइंट पर आप Q का देखिए और P का देखिए, दोनों इक्वल है ना, इक्वल है तभी तो एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है P का ताप Q की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचा। ये 100 का है भैया, 100 ले लीजिए, ये ऐसे चल रहा है, हमको 100 पर पहुंचाना है इसको, ठीक है ना। यहां पर है कहीं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इधर से आप समय देख लीजिए, मतलब कि P के तापमान को 100 पहुंचने के लिए इतना समय लगा, लेकिन Q के तापमान को 100 पहुंचने के लिए इतना ही समय लगा हुआ है, समझे। तो हम क्या कहेंगे, कौन सा पहले पहुंचा? क्वेश्चन कह रहा है कि P का ताप Q की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचा। P कह रहा है, जी नहीं, गलत है। अगर P वाला तेजी से पहुंचा होता 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो हम यह कहते कि P वाले तेजी से पहुंचा मतलब कम समय लिया ना 100 पहुंचने में, समझे कि नहीं। और यहां पर कम समय कहाँ, यहां पर तो ये Q कम समय ले रहा है, P तो ज्यादा समय ले रहा है। तो अगर ऑप्शन में ये कहता कि Q जो है तेजी से पहुंचा तब सही होता, लेकिन यहां तो कह रहा है कि P तेजी से पहुंचा, जी नहीं, P देर से पहुंचा, यानी ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, Q का ताप P की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचा। बिल्कुल, Q वाला 100 पर जल्दी पहुंच गया, इतना ही समय लिया ना जो है, P वाले ने तो इतना समय लिया था। ये है P का और ये है Q का, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक, एक बार इसको समझिएगा ध्यान से, जो ग्राफ के स्टूडेंट होंगे बहुत आसान लगता है। चलिए, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? देखिए, थर्मोस्टेट, अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन, क्या कह रहा है, थर्मोस्टेट। थर्मो का मतलब होता है तापमान और स्टेट का मतलब होता है स्थिर, यानी थर्मोस्टेट का कुल मतलब होता है कि किसी तापमान को स्थिर बनाए रखना। मान लिया किसी तंत्र का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हमेशा 4 ही रहे, ना बढ़े ना घटे, नियत रहे, स्थिर रहे। ठीक, चलिए, तो थर्मोस्टेट, थर्मो का मतलब होता है ताप, यानी यहां पर कहीं ताप की बात कही जा रही है और ताप को स्थिर बनाए रखने की बात कही जा रही है। तो यही कह रहा है क्वेश्चन कि थर्मोस्टेट किससे संबंधित है, आर्द्रता से, हवा से, बादल से या तापक्रम से? बिल्कुल ताप से संबंधित है। चलिए, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो ऊष्मा नापता है। अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि थर्मोस्टेट कौन सा यंत्र है, क्या ऊष्मा नापता है क्या? नहीं, ताप की बात कही, ऊष्मा को ये नहीं नापता, बल्कि थर्मोस्टेट करता क्या है, किसी टेम्परेचर को स्थिर बनाए रखता है। ये ऊष्मा नापने का यंत्र नहीं है, क्या करता है, ये स्थिर बनाए रखता है। हाँ, यानी ये एक ऐसा चीज है जो किसी भी तंत्र में अगर लगा हुआ है तो उसका टेम्परेचर स्थिर रहेगा। यानी ये क्या करता है, मान लिया यहाँ पर लगा हुआ है तो ये इसके टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। कहते नहीं है कि कंट्रोल में है उसके, वो जैसा चाह रहा, जैसे कहते हैं कि ये बच्चे, ये लड़का जो है अपने पिताजी के कंट्रोल में है,
तो इसका क्या मतलब निकला? पिताजी जैसा चाह रहे हैं वैसा वो लड़का कर रहा है। पिताजी चाह रहे हैं कि लड़का पढ़े, लड़का पढ़ रहा है। पिताजी चाह रहे हैं कि लड़का जो है लफंगाई ना करे, हाँ, तो लड़का लफंगाई नहीं कर रहा है। तो वही है, थर्मोस्टेट क्या करता है? थर्मोस्टेट टेम्परेचर को स्थिर बना करके रखता है। मान लिया थर्मोस्टेट चाहता है कि टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहे, तो टेम्परेचर 4 बना रहेगा। यानी थर्मोस्टेट क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। ठीक, चलिए, तो थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो तापक्रम मापता है? जी नहीं, ये ना ऊष्मा नापता है ना ताप नापता है। नापने से इसका कोई मतलब नहीं। इसका मतलब है ये नियंत्रित रखता है, तापमान को स्थिर बना कर रखता है। जितना चाहता है उतना तापमान बनाकर रखता है। किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करता है। तो वही ऑप्शन नंबर सी। क्या कंट्रोल करता है? ताप कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का मतलब जितना चाहता है उतने पर बनाए रखता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। डी नहीं, क्या दाब को कंट्रोल करता है क्या? जी नहीं, दाब को नहीं, ताप की बात कही, टेम्परेचर की बात कही जा रही, प्रेशर की बात नहीं कही जा रही है। ठीक है भैया, चलिए, समझ में आ रहा है कि ना? ये ग्राफ वाला तो अरे यार ये तो हाई स्कूल का है ग्राफ। चलिए, ताप अस्थाई स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। ताप अस्थाई वही जो थर्मोस्टेट अभी आपको पढ़ाया था, उसी थर्मोस्टेट को हिंदी में ताप अस्थाई कहते हैं। समझे? तो थर्मोस्टेट का क्या काम है? स्थिर रखना। किसको स्थिर रखना? टेम्परेचर को। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? रेफ्रिजरेटर हो कहीं हो, थर्मोस्टेट का एक ही काम है, क्या? टेम्परेचर को स्थिर रखना, यानी एक समान बनाए रखना। 4 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 4 बनाए रखना, 10 है तो 10 बनाए रखना, 20 है तो 20 बनाए रखना। चलिए, तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर सी, एक समान तापमान को बनाए रखना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? मैं तो बार बार 4 डिग्री सेंटीग्रेड नाम ले रहा था, इसीलिए ले रहा था कि आपके दिमाग में 4 डिग्री सेंटीग्रेड बैठ जाए। चलिए, कह रहा है कि कोई फ्रिज है, उसके अंदर आप कोई जो है खाने का सामान रख रहे हैं। खाने का सामान फ्रिज में क्यों रखा जाता है? ताकि वो ताजा रहे, फ्रेश रहे। हाँ, आप देखे होंगे कि ऊपर एक गोला गोला लगा होता है फ्रिज में, और उससे आप क्या करते हैं? मैनेज करते हैं कि उसको इतने डिग्री पर हम वो कर दें, इतने डिग्री पर फिक्स कर दें। उसका मतलब क्या होता है? जितने डिग्री पर फिक्स कर देंगे फ्रिज का टेम्परेचर उतना रहेगा। ठीक है ना? तो क्या कहता है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा माना जाता है, माना क्या जाता है, खोज की गई होगी, मैंने तो जो पढ़ा है मैं वो जानता हूं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर फ्रिज के अंदर आप कोई चीज रखेंगे तो फ्रेश रहेगी। ठीक, चलिए बाकी इसके बहुत डिटेल में नहीं जाते, आप एकदम रट लीजिए कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सही रहेगा। ठीक, चलिए ये वाला आप देखिएगा, व्यवहारिक जीवन में इसका जो है बड़ा वो होता है। अभी इससे आपको थोड़ा सा फिजिक्स का रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक, चलिए माइक से आवाज अच्छी आ रही है कि नहीं? है? कह रहा है कि जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्यों? मेरी मम्मी अक्सर कहती थी कि अगर इसके अंदर बिस्किट रख दिया जाता है फ्रिज के अंदर, या लड्डू रख दिया जाता है तो फिर वो बेमजा हो जाता है। भाई लड्डू कब अच्छा लगता है? जब थोड़ा सा गीला गीला रहे, समझे? बिस्कुट कब अच्छा लगता है? जब थोड़ा सा गीला रहे। मतलब बिस्कुट के केस में हो सकता है कोई लोगों को कुरकुरा भी अच्छा लगता हो, लेकिन लड्डू के केस में ये होता है कि लड्डू अगर उसका गीलापन समाप्त हुआ तो फिर बेमजा हो जाता है। तो होता क्या है कि बाहर इसलिए नहीं रखते गर्मी के दिन में कि बेकार हो जाएगा, और फ्रिज में अगर रख दिया तो भी वही दिक्कत कि लड्डू कुरकुरा हो गया।
हाँ, अब बेमजा हो गया तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। मम्मी अक्सर मेरी ऐसा बोलती है, लेकिन मम्मी को फिजिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता, ठीक है ना। तो लेकिन वो बड़ी परेशान रहती थी कि यार बेमजा हो गया, बताओ लड्डू लाए, अब गेस्ट को देना है तो ये लड्डू तो सूख गए। फ्रिज के अंदर आप देखेंगे जैसे ऐसा लगता है लड्डू सूख गया, तो बेइज्जती होती है ना गेस्ट के सामने, है। चलिए, ऐसा क्यों होता है, वही कह रहा है। लड्डू का उदाहरण ले लीजिए, बिस्किट का उदाहरण ले लीजिए, किसी भी चीज का उदाहरण ले लीजिए जो आपको उचित लगे। यहाँ बिस्किट का क्वेश्चन दिया है और यूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि जब सीले बिस्कुटों को, सीले का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना अरे अक्सर लोग बोलते हैं ना कि कमरे में सीलन बहुत है, तो सीलन का मतलब क्या होता है कि कुछ नमी है कमरे के अंदर, समझे। सीले का मतलब ये होता है। नमी का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा सा जैसे गीलापन है, थोड़ा सा उसमें जैसे पानी टाइप का है, मतलब पानी टाइप का नहीं कह सकते, मतलब गीलापन है, सूखा नहीं है। नमी का मतलब होता है, नमी कहे सीलापन कहे, उसका मतलब होता है कि वो सूखा नहीं है, ड्राई नहीं है, थोड़ा सा उसमें नमी है, ठीक है ना। चलिए, तो वही कहता है कि बाहर हम बिस्किट खरीद के लाए, वो बढ़िया थोड़ा सा सीला है उसमें, और उसको जब फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वो कुरकुरा हो जाता है। क्यों? मान लिया ये फ्रिज है, ठीक ना, ये है फ्रिज। देखिए पहले फ्रिज का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये फ्रिज के ऊपर जो है एक सिस्टम लगा होता है कुछ यहाँ पर, और यहाँ पर हम कोई चीज़ रखते हैं मान लिया, तो जब हम यहाँ पर कोई चीज़ रखते हैं तो इससे जो है ऊष्मा जा करके ऊपर जो है चिपक जाती है। ऊष्मा, मान लिया यहाँ पर आप गर्म पानी रख रहे हैं, तो गर्म पानी से जो भाप उड़ेगी, भाप ऊपर जाकर के चिपक जाएगी, और ऊपर वाला एरिया जिसे आप फ्रीजर कहते हैं, वहां पर ऐसा सिस्टम फिट होता है कि ये जो भाप ऊपर उड़ रही है उसको ये क्या कर देता है, बर्फ में चेंज कर देता है, और फिर ऐसा मैकेनिज्म फिट होता है कि ये बर्फ जो है पिघल करके बाहर जो है पानी के रूप में बाहर चली जाती है, समझे। तो हम कहते क्या है कि ये जो गर्म पानी हमने यहाँ रखा हुआ था वो ठंडा हो गया। गर्म पानी इसलिए कह रहा हूं, थोड़ा उससे आपको समझ में आएगा। गर्म पानी आप ले लीजिए जिससे भाप निकल रही है, तो क्या करेगा, भाप ऊपर उड़ेगी, और जब भाप पूरी निकल जाएगी तो ये पानी ठंडा हो जाएगा, और ये भाप ऊपर फ्रीजर में ऐसा जो मैकेनिज्म फिट है यहाँ पर जाकर के चिपक जाएगा, और चिपक के क्या होगा, बर्फ में चेंज हो जाएगा। भाप है क्या, वही वाष्प है, पानी के अणु जो है भाप रूप में ऊपर चले गए, और यहाँ पर बहुत ठंडा एरिया है तो यहाँ पर ये बर्फ में चेंज हो गए, और ये बर्फ जो है फिर अपना इसमें पाइप फुट होता है, पानी के रूप में बाहर निकल जाती है। ये मैकेनिज्म होता है फ्रिज का। खाना आप रखेंगे, मैंने तो यहाँ गर्म का उदाहरण लिया, आप नॉर्मल पानी भी रखेंगे तो उससे भी यही चीज होता है कि उससे जो है क्या होगा, उड़ जाएगा, ऊष्मा जो है निकल जाएगी। और मैंने आपको बताया था किसी चीज से जब ऊष्मा निकल जाएगी तो चीज ठंडा हो जाएगा, ऊष्मा निकल करके ऊपर जो है जा करके बर्फ में चेंज हो जाएगी, और फिर बर्फ जो है ये होता है। कभी आप देखे होंगे कि जब ये पानी बाहर नहीं निकलता है, आपके फ्रिज में कुछ कमी हो जाती है तो ये बर्फ यहीं जमी रह जाती है, समझे। मेरे फ्रिज में यही है, बर्फ जमी है। इसलिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि जो बर्फ यहाँ पर आई है वो जाकर के बाहर फिर पिघल करके बाहर निकल जाए। चलिए छोड़िए, ये होता है फ्रिज का मैकेनिज्म। हाँ, खाना कैसे ठंडा होता है फ्रिज के अंदर, ये खाना आपने रखा, इसके अंदर की ऊष्मा गई ऊपर, ऊपर बर्फ में चेंज हो गई, और फिर बर्फ पिघल करके बाहर पानी के रूप में निकल गई, और जब इस खाने से ऊष्मा निकल गई तो क्या होता है, क्या होता है, खाना ठंडा हो जाता है। मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगर इसका दरवाजा आप खोल दीजिए तो ये जो ऊष्मा उधर जानी थी उधर ना जाकर के इधर चली आएगी, कमरे में चली आएगी, और जब कमरे में चली आएगी तो क्या कर देगी, कमरे को गर्म कर देगी, ठीक है ना। चलिए,
ये होता है पूरा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट। अब आप कह रहे हैं कि सर ये तो आपने बताया, लेकिन यहां पर बिस्किट वाला आपको बताना था। चलिए मैं आपको बिस्किट वाला बता देता हूं। होता क्या है, मान लिया ये बिस्किट रखा हुआ है, ये तो बिस्किट के अंदर की जो नमी है, वो नमी जो है ऊपर चली जाएगी, वही फ्रीजर वाले उस पर स्थान पर। नमी का मतलब क्या है, वही जो सीलन है। सीलन का मतलब क्या है कि कुछ पानी की बूंदें हैं उसके अंदर, तभी सीलन आएगी ना। तो बिस्कुट के अंदर की जो सीलन ऊपर उड़ करके यहाँ चली गई और यहाँ जा करके बर्फ में चेंज हो गई, और फिर वही प्रक्रिया, वो बर्फ जो है पिघल करके बाहर पानी के रूप में निकल गई। ठीक ना। अच्छा ये बताइए, जब इसके अंदर की सीलन उड़ जाएगी तब तो सीलन का मतलब वही पानी के कुछ अणु, भले एक या दो अणु हो, जब वो बाहर ऊपर चले गए तो इसके अंदर अब सीलन बची ही नहीं। अब ये क्या हो गया, बिल्कुल ड्राई हो गया। समझे, समझे कि नहीं समझे? तो यही होता है, सीलन ऊ करके ऊपर चली जाती है। ठीक ना। सीलन कहे, आर्द्रता कहे, भाप कहे, कुछ भी कहे, इसके अंदर जो भी है, जैसे गर्म चीज है बहुत ज्यादा तो भाप होगी, सब उड़ करके यहीं ऊपर चले जाते हैं। अच्छा ये बताइए, जब ये ऊपर चले जाएंगे और ऊपर पहले जाते हैं, जमते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं, तो हम क्या कहेंगे, क्या इसके अंदर आर्द्रता है? आर्द्रता इसके अंदर कम हो जाएगी ना, फ्रिज के अंदर बिल्कुल कम हो जाएगी। इसलिए कम हो जाएगी। आप कहेंगे आर्द्रता कम क्यों हो जाएगी? इसकी आर्द्रता, आर्द्रता मतलब भी वही नमीपन, ठीक है ना। आप कहेंगे कि भैया इसके अंदर की जो नमीपन ऊपर गई, ऊपर तो जम गई, जम तो गई, लेकिन जम करके बाहर भी तो निकल गई फिर, और जब बाहर निकल गई तो यानी आर्द्रता बची ही नहीं, या ये कह सकते हैं कि आर्द्रता कम है इसमें। तो फ्रिज के अंदर क्या होगा, ह्यूमिडिटी, नमीपन कम होगा ना। अब कंफ्यूज मत होइएगा कि कम कहाँ हुआ सर, ठीक है यहां से तो यहां कम होगा, लेकिन यहां तो जम गया। ये यहां जमा, लेकिन यहां से फिर बाहर निकल गया, यानी अब फ्रिज के अंदर ह्यूमिडिटी कम हो गई, नहीं बची। ठीक है ना। और क्या, मैंने वही बताया कि अतिरिक्त नमी ये अवशोषित कर लेता है, वही बिस्किट के अंदर जो नमी होती है उसको ये अवशोषित कर लेता है। ठीक है ना। तो देख लीजिए ऑप्शन में कहां है, ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आ जाती है, ये ऑप्शन गलत है। ये कह सकते हैं, चूंकि अगले ऑप्शन ज्यादा सही है, ओवरऑल देखेंगे तब तो ये यहां वो करेगा, लेकिन बाहर तो आ ही जाती है। ठीक है ना। लेकिन अभी उस पर ध्यान नहीं, चूंकि अगले जो ऑप्शन दिए वो ज्यादा सटीक हैं। क्या कह रहा है, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। यहां पर जो इसलिए शब्द है ये उचित नहीं है। इंग्लिश वर्जन इसको देखेंगे तो वहां पर स्पष्ट हो जाएगा। वहां पर इसलिए नहीं लिखा, वहां लिखा है एंड। ठीक है ना। यानी कि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और अतिरिक्त नमी अवशोषित होती है। यही बिस्किट के अंदर जो नमी थी वो अवशोषित हो गई और इसके अंदर आर्द्रता जो है क्या है, कम होती है फ्रिज के अंदर। दो बातें मैंने आपको बताई, आर्द्रता कम होती है और अतिरिक्त नमी अवशोषित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी में भी दिया है कि अतिरिक्त नमी अवशोषित होती है, यहां तक तो सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में एक चीज दिया है कि फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है। आर्द्रता का मतलब वही ह्यूमिडिटी यानी नमीपन। कहां अधिक होती है भैया, सब तो बाहर चली जाती है। अगर आपका फ्रिज सही है तो अब पता चले कि फ्रिज में आपके कमी है, बाहर नहीं गई, तब दिक्कत आ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए दो चीज याद रखिएगा बस, कि फ्रिज के अंदर ह्यूमिडिटी कम होती है और फ्रिज के अंदर जो चीज आप रखेंगे उससे जो है वो क्या करेगा, अतिरिक्त नमी अवशोषित कर लेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। ये तो सभी को पता है कि पेय को ठंडा बना देता है। इसीलिए पहले जब फ्रिज का इतना प्रचलन नहीं था तो क्या होता था कि जब आप कोल्ड ड्रिंक पीने जाएं तो बर्फ रगड़ करके कोल्ड ड्रिंक में डालता था ताकि कोल्ड ड्रिंक ठंडी हो जाए। समझे? तो चलिए
बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा तो बना देता है। चलिए, इसका यानी कथन सही है। अब देखते कारण सही है कि नहीं। बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे पेय ठंडा हो जाता है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि कोई चीज ठंडी कब होगी? जब उससे ऊष्मा निकल जाएगी तब ठंडी होगी। कोई चीज कब ठंडी होती है? खाना वाले में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ खाना रखा है तो इससे ऊष्मा निकल गई तो ये खाना ठंडा हो जाएगा। बहुत पहले से बताते आ रहा हूँ। तो पेय मतलब मान लिया कोई पानी है या कोल्ड ड्रिंक है, वो ठंडा कब होगा? जब इससे ऊष्मा निकल जाए। और ऊष्मा निकल करके गई कहाँ पे भैया? ऊष्मा जो इसकी ऊष्मा निकली है, वो जो आपने बर्फवा डाला था उसी बर्फ को पिघलाने में लग गई। थोड़ा सा आप गुप्त ऊष्मा वाले उस पे चलिए। मैंने आपको क्या बताया कि अवस्था परिवर्तन के लिए हमको गुप्त ऊष्मा, अवस्था परिवर्तन के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वहां मैंने आपको बताया था कि बर्फ को अगर पानी में चेंज होना है तो क्या होगा? ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। मतलब बर्फ अगर पिघल करके पानी में बदल रहा है तो क्या होगा? ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी इस बर्फ को, और इसी ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ठीक ना? तो जब आप पानी में कोई बर्फ डालते हैं ऐसे, ठीक ना, तो यही चीज होता है। बर्फ को पिघलने के लिए एक ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। यानी अगर ये बर्फ पिघला है इसमें तो उसको किसी ऊष्मा की जरूरत पड़ी होगी, जिसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। लेकिन ये बताइए, इसको पिघलने के लिए जो ऊष्मा की जरूरत पड़ी है ये मिला कहाँ से है? ये इसी पानी से इसको मिला है। आप गड़बड़ाइएगा मत, समझे नहीं? फिजिक्स बड़ी हुई चीज है, निकल जाएगा दिमाग से। बर्फ को पिघलने के लिए, बर्फ को पानी में बदलने के लिए क्या चाहिए? ऊष्मा चाहिए। ठीक है ना? तो ये जो बर्फ आपने डाला, अगर ये पिघला है यानी इसको ऊष्मा कहीं ना कहीं से मिली होगी, तभी ये पिघला है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसको ऊष्मा इसी पानी से मिलती है, इस बर्फ को। और अगर इस पानी से ऊष्मा निकल गई, भाई निकली होगी तभी इस बर्फ पर पिघली पड़ी होगी और ये बर्फ पिघला होगा। और जब ये जो है इस पानी से ऊष्मा निकल गई, तो मैंने क्या बताया था कि किसी चीज से जब ऊष्मा निकल जाएगी तो ठंडी हो जाएगी, तो ये पानी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। फिजिक्स कहता है यही होता है इसमें मैकेनिज्म। ठीक है ना? चलिए, आप कहेंगे कि वहां निकला फिर तो वहीं में आकर के गिर गया बर्फ। ये है जो कह रहा है उतना समझ लीजिए। यानी कि कारण भी सही है। बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है। गुप्त ऊष्मा मतलब वही, ये जो बर्फ जो पेय है, कोल्ड ड्रिंक या पानी, इसी से तो ऊष्मा लिया, और जो ऊष्मा लेता है उसी को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। कथन भी सही, कथन सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है कथन का सही व्याख्या है। ठीक है ना? चलिए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसको एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं जल्दी मिटा दी, आपको लगता हो कि मैं जल्दी मिटा देता हूं, तो आप एक काम किया कीजिए कि आप स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया कीजिए। ठीक है भैया? चलिए, वैसे देखिए, हो सकता है कि मैं बहुत जल्द अनअकैडमी पर पढ़ाऊँ। देखता हूँ क्या करता हूँ, क्या फाइनल निर्णय होता है, समझ रहे ना? लेकिन कुछ ऐसी संभावना बन रही कि हो सकता है मैं अनअकैडमी पर पढ़ाऊँ। अनअकैडमी तो आपको पता ही होगा, बहुत बड़ी एजुकेशनल कंपनी है। ठीक है ना? तो हो सकता है करूँ। वैसे मेरे काफ़ी एग्जाम हैं, निर्णय लेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। ऐसे कुछ ऑफर मिल रहे हैं वहाँ पर पढ़ाने के लिए, मैंने कहा थोड़ा सा आपको शेयर कर दूँ, तो देखता हूँ। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक। इतना शुद्ध हिंदी दे दिया गया है, मतलब आप
आप कोल्ड स्टोर जानते हैं कि नहीं? जहां पे आप देखे होंगे, जो लोग किसान उसान घर से होते हैं उनको अच्छा से पता होता है कोल्ड स्टोरेज किसे कहते हैं। कोल्ड स्टोरेज ऐसी जगह होती है जहां बहुत बड़ी मात्रा में जो है वहां पे प्लांट लगा होता है, और वहां पर जैसे किसान उसान क्या करता है, बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में आलू ले जाएगा, साल भर के लिए रख देगा, या फल ले जाएगा, स्टोर कर देगा। तो अलग अलग प्रकार की चीज़ें वहाँ पर स्टोर की जाती हैं। फ्रिज में क्या होता है, फ्रिज छोटी होती है, समझे? हम फ्रिज में भी हम स्टोर करते हैं, हम एक एक आध दिन के लिए स्टोर करते हैं, लेकिन कोल्ड स्टोर में साल साल भर के लिए लोग स्टोर करते हैं। एक दो दिन के लिए भी कोल्ड स्टोर में लोग अपने सामान को स्टोर करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पर जो स्टोरेज होता है साल भर के लिए, 6 महीने के लिए होता है, और बहुत बड़ी मात्रा में होता है। कह सकते हैं कि फ्रिज का ही बड़ा रूप होता है कोल्ड स्टोर, ठीक है ना? जो लोग देहात के होंगे उनको पता होगा कि वो ले जाते हैं, ट्रैक्टर पर लाद के ले जाएंगे। मान लिया उनको 10 टन आलू वहाँ पर जमा करना है, स्टोर करना है, लोग स्टोर कर देते हैं कि जब 6 महीने बाद जब रेट बढ़ जाएगा तब निकालेंगे। चले, तो वही कह रहा, बड़े शीतगृह संयंत्रक प्रशीतक, वही कोल्ड स्टोर की बात हो रही है। रेफ्रिजरेंट वही कोल्ड स्टोर की बात, मतलब बड़े लेवल पर होता है। के रूप में हम अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतक में CFC का उपयोग करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। सीधा से ये कह रहा है कि जो बड़े होते हैं वहां पर हम अमोनिया यूज करते हैं। ठंड देखिए, फ्रिज जो होती है उसमें एक गैस भरी होती है। अक्सर आप सुनते होंगे लोग कहते हैं गैस खत्म हो गई इसलिए हमारी फ्रिज बेकार हो गई। जो बड़े कोल्ड स्टोर होते हैं वहां पर भी गैस यूज होती है। ये कह रहा है कि वहां जो बड़े होते हैं वहां अमोनिया यूज होती है, जबकि हमारे यहाँ जो छोटी फ्रिज होती है यहाँ पर CFC यूज होती है। बिल्कुल सही बात है, बड़े वाले में अमोनिया यूज करते हैं और छोटे वाले में CFC यूज करते हैं, यानी कथन सही है। अब आप कहेंगे कि वहां पर CFC क्यों नहीं यूज करते? देखिए, एक तो आर्थिक कारण है। CFC जो होता है बहुत महंगा आता है अमोनिया की तुलना में, और वहां पर इतना बड़ा प्लांट होता है कि वहां पर अगर हम CFC यूज करने लगेंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। कुछ और भी कारण है, बस इतना जान लीजिए कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है वो अमोनिया की तुलना में महंगा आता है, इसलिए बड़े वाले उसमें हम इसको नहीं यूज करते, ठीक है ना? CFC को नहीं यूज करते, अमोनिया सस्ता आता है इसलिए हम यूज करते हैं। कुछ और भी कारण है इसके कि अमोनिया हम वहां पर क्यों यूज करते हैं, लेकिन उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस आप आर्थिक कारण समझ लीजिए, ठीक। चलिए, कारण वाला देखते हैं सही है कि नहीं सही है। अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप एम्बिएंट टेम्परेचर पर द्रवित किया जा सकता है, नहीं, ये गलत है। कह रहा है कि अमोनिया को कम दाब पर हम क्या कर सकते हैं, द्रवित कर सकते हैं, यानी लिक्विड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जी नहीं, अमोनिया को लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के लिए कम दाब नहीं चाहिए, अधिक दाब चाहिए। अमोनिया गैस है, उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज करना है, तो कम दाब नहीं, क्या चाहिए, अधिक दाब, ठीक ना? और यहां पर ऑप्शन में दिया है कम दाब, यानी कि कारण क्या है, गलत है, ठीक। चलिए, तो वही कथन वाला सही है बस, तो ए सही आर गलत, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, वो फ्रिज वाला एक फिर आ गया क्वेश्चन, वही वाला। कह रहा है कि यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठा होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। बिल्कुल हो जाएगा, ये है, मैंने आपको बताया ऊपर फ्रीजर लगा होता है, मैंने आपको बताया यहाँ से भाप जाती है, आर्ता जाती है, नमी जाती है, और यहाँ बर्फ के रूप में जमा हो जाती है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया, चलो एक मिनट, यहाँ क्या है,
यहाँ पर सिस्टम फिट है कि यहाँ से जब जाएगी ऊपर जो है तो यहाँ पर वो जो है बर्फ में चेंज हो जाएगी, और ये बर्फ जो है बाहर मैकेनिज्म फिट होता है, ये बर्फ फिर पिघल करके पानी के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। तो ये एक मैकेनिज्म यहाँ पर ऐसा फिट होता है कि जैसे ये पहले जाएगी बर्फ में चेंज होगी और फिर वो हो जाएगा, यानी अब यहाँ से बर्फ हट जाएगी। ठीक ना। फिर जाएगी दूसरा अणु, वो बर्फ में चेंज होगा फिर निकल जाएगी, ये बर्फ हट गई फिर गया, फिर ऐसे चलता रहता। लेकिन कभी कभी फ्रिज में कुछ कमी आ जाती है, तो ये जो बाहर पिघल करके निकलता है, ये जो यहाँ बर्फ जमा था ये पिघल करके बाहर नहीं निकल पाता, और जब पिघल करके बाहर नहीं निकलेगा तो यहीं जम जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। अच्छा ये बताइए, जब यहाँ बर्फ जम जाएगी तब क्या होगा? अब यहाँ तो पहले से बर्फ है, अब मैंने क्या, बर्फ जम गई मतलब क्या है, ये मशीन थी, ये ऐसी मशीन थी कि नीचे से अगर भाप जाएगी तो यहाँ पर जैसे इसको टच करेगी वो बर्फ में बदल जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमने क्या, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस मशीन के चारों ओर तो बर्फ जम गई। अब जब बर्फ जम गई तो नीचे वाली भाप यहाँ तक पहुँच ही ना पाई, यहाँ तक इस मशीन तक। बीच में तो ये बर्फ आ गई ना, बीच में तो बर्फ आ गई ना। कौन सी बर्फ? चूंकि गड़बड़ी आ गई थी तो बर्फ यहीं जम गई, बाहर निकल ही नहीं पा रही है। अब यहाँ से जब जाएगा तो यहीं रोक देगा, इसके पास जाने ही नहीं देगा, जाने ही नहीं देगा। भाई मैं आपको क्या बताऊं, ये जो ऊपर मशीन लगी हुई है फ्रिज के अंदर, ये बर्फ में चेंज करती है। जब इसकी दीवार से टच करती है भाप तब ये चेंज करती है, लेकिन बीच में तो बर्फ आ गई ना। और बर्फ क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है, यानी ये जो बर्फ जमी हुई है वो यहाँ तक अब भाप को, नमी को, आर्द्रता को पहुँचने ही नहीं देगी, और जब पहुँचने ही नहीं देगी तो वापस कर देगी, और जब वापस कर देगी समझे तो वो खाने में पुनः वहीं पे आ गई, और जब वहीं पर आ गई, खाना हो या कोई चीज़ हो, पानी हो, जब वहीं पर आ गई तो यानी कि वो ठंडा नहीं होगा। समझे? ठंडा कब होता था, जब इसकी चीज निकल करके ऊपर यहाँ तक चली जाती थी तब, लेकिन बर्फ जमने की वजह से तो ऊपर जा ही नहीं पाएगी। ये जैसे यहाँ जाएगी, ये जमी हुई बर्फ इसको फिर नीचे भेज देगा, कहेगा नहीं बीच में मैं हूँ। समझे? चलिए, तो वही कह रहा है कि यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठा होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। बिल्कुल, शीतलन का मतलब वही ठंडा करना, प्रभावित ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बर्फ एक दुर्बल चालक है। दुर्बल चालक का मतलब क्या होता है? अच्छे चालक का क्या मतलब होता है? अच्छे चालक का मतलब होता है कि यहां से ऊष्मा अगर जा रही थी तो इसको यहां तक जाने देता, अपने अंदर से घुसा कर। दुर्बल चालक का मतलब होता है कि अपने बीच से जाने नहीं देगा। समझे? दुर्बल चालक कहे, कुचालक कहे, यानी अपने अंदर से ट्रांसफर नहीं होने देगा। मैंने आपको लकड़ी के उदाहरण बताया था कि लकड़ी क्या है, दुर्बल लकड़ी कुचालक है। दुर्बल चालक कहे या कुचालक भी कह सकता है। कुचालक का मतलब बिल्कुल चालन नहीं है, दुर्बल चालक की बहुत बुरी स्थिति को कुचालक कहते हैं। चलिए छोड़िए। अच्छा, तो कुचालक में क्या होता है, जब यहाँ करंट आप डालेंगे या इसको गर्म करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगी, लेकिन वहीं पर लोहे में अगर आप यहाँ पर गर्म करें या करंट डालें तो यहाँ पर भी आपको एहसास होगा, क्योंकि लोहा सुचालक है। तो वही बर्फ क्या है, बर्फ एक दुर्बल चालक है या कुचालक है। ये अपने अंदर से ऊष्मा को प्रवाहित नहीं होने देती, अपने अंदर से जाने देती तो यहाँ वाली निकल के यहाँ तक पहुँच जाती, इस मशीन पर टच होती, कोई दिक्कत ही ना होती। चलिए, तो समझ गए कि नहीं समझ गए? यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, देख लो। जैसी आपकी मर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। कृष्ण छिद्र का मतलब होता है ब्लैक होल।
आपने ब्लैक होल के बारे में पढ़ा होगा। हिंदी देखिए, ब्लैक का मतलब होता है कृष्ण। कृष्ण भगवान काले थे ना, इसीलिए। और होल का मतलब छेद, छेद को छिद्र कह दिया। इतनी मतलब क्या बताएं, मतलब गूगल वाली हिंदी। अरे सीधा लिख देते ब्लैक होल, अब कृष्ण छिद्र। चलिए, ये एक ऐसा खगोलीय तत्व जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। कह रहा है कि जहां भी ब्रह्मांड में ये है, इसको हम दूरबीन से नहीं देख सकते। देखिए होता क्या है, कोई चीज हम देख कब पाते हैं। मान लिया ये दीवार है और इसको हमको देखना है, ये हमारी आंख है। हमारी आंख कहे या दूरबीन से कहे तो यहां से रेज ऐसे जाएगी और जा करके फिर जब हमारी आंख पर आएगी तब हम देख पाते हैं किसी चीज को। जैसे मुझे अभी इस कैमरे को देखना है तो होगा क्या कि मेरी आंख से रेज इस कैमरे से टकराई होगी और वो फिर मेरी आंख पर वापस पड़ी होगी, तब मैं इस कैमरे को देख पाता हूं। आगे जब प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक, मतलब दो क्रिया होती है देखने में, पहले जाएगी और फिर आएगी। अगर ये बताओ यहां से जा तो रही है लेकिन यहां पर आए ना, तो क्या हम देख पाएंगे क्या किसी चीज को? जी नहीं, हम नहीं देख पाएंगे। हम तभी देख पाएंगे जब ये पुनः हम आंख तक आ जाए तब। ब्लैक होल में क्या होता है? ब्लैक होल का जो गुरुत्वीय क्षेत्र होता है इतना ज्यादा होता है कि इसके पास से जो कुछ भी गुजरता है ये सबको अपने अंदर खींच लेता है। मान लिया ये ब्लैक होल है, इधर से जो कुछ भी गुजर रहा है, हवाई जहाज गुजर रही, कह रहा आओ मेरे पास, समझ रहे ना, प्लेन गुजर रही, आदमी जा रहा है, सब चलिए आदमी तो गया ही नहीं, या गया हो मुझे क्या पता। हाँ, जो कुछ भी इसके पास से गुजरेगा इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा है कि इस सब को अपनी ओर खींच लेता है, जाने नहीं देता। तो ब्लैक होल मान लिया ये है, तो जब यहां से जो हमारी आंख से रेज निकलेगी या दूरबीन से जब रेज निकलेगी इसके पास जब जाएगी तो ये खींच लेगा, ये इधर आने ही नहीं देगा। और जब आने नहीं देगा तो हमारी आंख पर वो जब चीज आएगी ही नहीं तो फिर दिखेगी नहीं। मैंने क्या बताया था कि दिखने के लिए क्या है कि वहां तक जाए उस चीज तक और फिर हमारी आंख पर वापस आए तब दिखेगी। ब्लैक होल के केस में क्या होता है कि जब दूरबीन से देखते हैं तो जो रेज निकलती है ब्लैक होल तक जाती तो है लेकिन फिर ब्लैक होल उसको वापस नहीं आने देता, क्योंकि ब्लैक होल की ये गुण है कि जो चीज उसके पास जाएगी सबको खींच करके अपने अंदर डाल लेगा। प्लेन जाए, किरण जाए, आप कहेंगे प्लेन वगैरह तो ठीक है लेकिन ये किरण, ये जो रेज गई है इसको भी खींच ले, जी इसको भी खींच लेता है, कोई भी चीज जाएगी। और जब खींच लेगा तो आने ही नहीं देगा, और जब आएगी नहीं दोबारा तो क्या होगा, नहीं बनेगा। ठीक, चलिए, तो वही चीज दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल ब्लैक होल को नहीं देखा जा सकता। क्यों नहीं देखा जा सकता? क्योंकि ब्लैक होल पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। वही जो रेज निकली वो क्या है। ठीक, चले ठीक, चले ये अगला क्वेश्चन जो है ये मुझे लगता है कि उस समय करंट अफेयर्स का रहा होगा, 2010 का है, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी भी काम कर सकते। कह रहा है कि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। देखिए अक्सर आप पढ़ते होंगे मैगजीन वगैरह में कि कहा जाता है कि ये जो सोलर एनर्जी है उसको जो है आप अपना लक्ष्य बनाइए। अक्सर कहा जाता है कि डीजल पेट्रोल से एक समय बाद जो है खत्म हो जाएंगे, तब हमको ऊर्जा कहाँ मिलेगी। अगर हम सौर ऊर्जा का किसी प्रकार से इस्तेमाल कर लें तो सूर्य तो हमेशा रहेगा, उससे ऊर्जा हमेशा निकलती रहेगी। भाई ये जो धूप ऊप लगती ये काहे लगती, ऊर्जा निकल रही है ना, और ये कहीं ना कहीं इसका हम यूज नहीं कर पाते। आप तो थोड़ा सा यूज कर ले रहे हैं, क्या इसे सोलर
लगा है कि नहीं आपके घर में? मेरे घर में लगा हुआ है, गांव में, ठीक है ना, कहते नहीं है। तो चलिए, सोलर पैनल जो लगा होता है उसमें यही सिस्टम होता है कि सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो 2010 में चूंकि सोलर पैनल का इतना प्रचलन नहीं था, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है कि सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। बिल्कुल बनाना चाहिए। राष्ट्रीय लक्ष्य का मतलब नेशनल लेवल पर एक वो बनाया जाए कि भाई इतनी सौर ऊर्जा हम यूज करेंगे। अच्छा, ऐसा हो जाए तो हम जो जैसे कभी ईरान से कभी अमेरिका से ये जो तेल वगैरह मंगाते हैं, काहे लिए मंगाते हैं? ऊर्जा के लिए तो मंगाते हैं। और जब हम सौर का उपयोग कर लें तो हमको निर्भरता कम हो जाएगी, हमारा पैसा बचेगा, ठीक है ना, हमको कम आयात करना पड़ेगा। और सूरज पर तो किसी का अधिकार है नहीं, हम चाहे जितना चाहें, बस हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। चलिए, तो ये सही कह रहा है कि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा, जो अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा है उसी को कहा गया है SBSP। SBSP की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है और इसके अलावा ऊर्जा की बहुत आयात्मक उपलब्धता। बिल्कुल सही, ये भी सही है। कह रहा है कि 99% इसकी जो है वर्ष में इसकी आपूर्ति है। डॉक्टर कलाम ने भी इसके लिए कहा था। ठीक, चलिए, तो सही। और 99% जब हमको यहीं से मिल जाएगी तो मात्र 1% की कमी होगी, उसको हम पूरा कर लेंगे, पवन ऊर्जा से पूरा कर लेंगे, इधर उधर से कर लेंगे। चलिए, ठीक, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्यों लक्ष्य बनाना चाहिए? क्योंकि इसकी उपलब्धता 99% है। अब भाई कहता कि 1% है तब ना बनाओ। अब 99 पूरी हो जाएगी तो बनाओ, यही टारगेट बनाओ। ठीक, बाकी अगले लेक्चर में। चलिए।